हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को लाइक किया है और सब्सक्राइब भी किया है। और आई एम प्रीटी श्योर कि जो पिछली वीडियोस हैं उनसे आप लोगों को लर्निंग करने में काफ़ी सहायता मिली होगी। उसी संदर्भ में गाइस, आज मैं एक और नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर कि मैं आप लोगों को एक नया सिनेरियो बताऊंगा कि फॉर लूप को किस तरीके से यूज किया जाता है इफ कंडीशन के साथ। अब जो इफ की कंडीशन है वो तो कई तरीके की होती है, लेकिन यहाँ जो मैं इफ की कंडीशन आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो हमारी डे टू डे लाइफ में काफी हद तक की यूज होती है। जस्ट उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल बना हुआ है। इस एग्जाम्पल में मेरे पास कुछ इम्प्लॉय नेम है यहाँ पर, और ये जो एम्प्लॉयज हैं ये डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी, मतलब डेली बेसिस पर अपना काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं। तो ये वाली जो प्रोडक्टिविटी है ये मैं एक पर्टिकुलर डे के लिए ले रहा हूँ और डेली बेसिस पे इन लोगों का यही काम रहता है। तो मैं देख लेता हूँ कि एक बार कि ये लोग जैसे सपोज एक दिन के अंदर 100 से लेके 1000 तक की प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड एलिजिबिलिटी, कि उन लोगों की काम करने की स्पीड कितनी है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है गाइस, जो सिनेरियो मैं बनाने जा रहा हूँ और जो मैं अभी आपको जैसे कह रहा था कि डेली बेसिस पर वो जो सिनेरियो हमारे ऑफिशियल डेट, जो ऑफिशियल हमारी लाइफ है उसमें पर डे यूज होता ही होता है। मतलब ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के अंदर काम करते हैं, जिनको रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या है। कंडीशन मैं आप लोगों के आगे बता देता हूँ कि इस कंपनी के अंदर सिनेरियो ये है कि अगर जो भी इनमें से एम्प्लॉई है, अगर वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 तक की रखता है तो एक्सीलेंट की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 500 और लेस देन 700 यानी इन दोनों के बीच में रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उस केस के अंदर इस परफॉर्मर को एवरेज परफॉर्मर बोला जाएगा। परफॉर्मर नहीं, एवरेज रख देते हैं सिर्फ। एंड लास्टली अगर 500 से नीचे रहता है वो बंदा तो पुअर कैटेगरी में शो होगा। तो इस तरीके की कंडीशन में आप लोगों के पास आती ही रहती होंगी, क्योंकि ये सीधी सीधी अगर हम ध्यान दें तो एक इफ की कंडीशन है ये। अगर मैं इसको इफ के केस पे देखूं तो, लेकिन इसको हमने लूप के थ्रू और इसके अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई करनी है उस चीज को देखना है। तो यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि अगर बंदा एक्सीलेंट के केस के अंदर आता है तो उसके जो बैकग्राउंड का यानी कि सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो शो हो जाए ग्रीन में। अगर वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है तो जो सेल का बैकग्राउंड कलर है वो हो जाना चाहिए आपका एम्बर एंड लास्टली रेड। ये तीन कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन मेरी इस हिसाब से चलनी चाहिए। तो चलिए लेट्स सी कि ये किस तरीके से वाला काम होगा। तो इसके लिए गाइस एक काम हम करते हैं, क्योंकि इसमें मेरी इफ की जो कंडीशन है वो लूपिंग के साथ स्टार्ट होगी, तो लूप ऑब्वियसली चीज है कि मैक्रो के थ्रू लगाना होगा हमें। तो मैं इसके लिए सबसे पहले इस डेवलपर टैब के अंदर जाऊंगा। डेवलपर टैब के अंदर जाने के बाद मैं एक मॉड्यूल इंसर्ट करूंगा इसके अंदर। यहाँ पर जाके मैंने एक मॉड्यूल इंसर्ट किया। तो देखिए मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा सा यही होता है कि मॉड्यूल के अंदर अपना सब रूटीन हम लोगों को खुद ही लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सब प्रोडक्टिविटी क्लासिफिकेशन। एक तरीके से मैंने ये लिख दिया, और ये लिखने के बाद गाइस जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो इसमें यहाँ पर एंड सब और ये इस तरीके से अपने आप ही आ जाता है। ये लिखने के, ये करने की हमें जरूरत नहीं होती है। ये एंड सब अपने आप आ जाता है। तो बस आप ये लिखने के बाद जो भी आपके सब रूटीन का नाम होगा वो लिखने के बाद आप जैसे एंटर प्रेस करते हैं
तो ये आपका एक प्रोसीजर पूरा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर आपने अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। तो मैं कंडीशन के बेसिस पर अपना ये चलाऊंगा। तो भाई देखिए यहाँ पर जो मैं लूप चलाऊंगा, ये लूप मैं चलाना चाहता हूँ फॉर के बेसिस पर। तो देखिए इसके लिए मुझे जो आवश्यकता पड़ेगी, किसी एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस वेरिएबल को मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया इसको dim I as integer। ये लॉन्ग भी लिया जा सकता है क्योंकि जो इंटीजर होता है ये सिर्फ 32,736 समथिंग के आसपास की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है। तो गाइस अगर आप लोगों का डेटा 32,000 से ज्यादा जाता है, मतलब 33,000 से ऊपर का अगर डेटा है, तो आप अपना ये जो इंटीजर है, इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए एक काम करता हूँ, इसको भी मैं इस एक्सेल की शीट में लिख दूंगा कि इंटीजर कितनी वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है। और लॉन्ग तो खैर बिल्कुल 2 करोड़ से ऊपर है, तो लॉन्ग के लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए मैंने बोला डिम आई एज इंटीजर, फॉर लूप चला लेते हैं। मैंने बोला फॉर आई इक्वल्स टू टू शीट्स, जो भी मेरी शीट का नाम है, शीट का नाम ले लीजिए। इसको कॉपी ही कीजिएगा हमेशा, क्योंकि स्पेस की वजह से कई बार दिक्कत आ जाती है। तो अपने से अगर हम लिखेंगे और शीट के अंदर स्पेस हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और उसको ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके बाद जब मैंने शीट का नाम लिख लिया है, इसके बाद मैंने लिखा सेल्स डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट को। जैसे कि मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जो सेल्स होता है, सेल्स का जो सिंटैक्स होता है अंदर का, वो होता है रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स। तो सीधी सी चीज है कि अगर मैं रो इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर ये जो मैंने सेल्स का यूज किया है, तो यहाँ पर ये जो सिंटैक्स अंदर इसको सेग्रीगेट करता है, ये किसके कॉमा के थ्रू करता है। तो यहाँ अगर मैंने सेल्स के अंदर रोज डॉट काउंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक एक्सेल के अंदर जितनी भी रोज जो कि एम्प्टी नहीं है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, ये उसकी जो लास्ट जहां पर भी वैल्यू होगी उसको स्टोर कर लेगा अपने अंदर। जैसे कि जो यहाँ पर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये लास्ट कहाँ तक की जा रहा है, तो ये जा रहा है अपना 6378 तक की। तो यानी कि जो इसकी लास्ट वैल्यू होगी 6378, ये उसको अपने अंदर यहाँ तक स्टोर कर लेगा। यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होगा कहाँ से, 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन 6378 तक की ये दौड़ेगा आपका। चलिए जी, जब मैं ये कंडीशन जब मैंने इसके अंदर लूप को इसके अंदर स्टोर करा दिया है, तो अब हम अपनी कंडीशन के बेसिस पर देना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कंडीशन क्या दी है। तो यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है ये बोलती है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 हो। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैं किस तरीके से काम करूंगा। मैंने बोला ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, मतलब शीट 1 जो आई है इसको मैंने रख दिया रो इंडेक्स पे, और 2 को रख दिया मैंने कॉलम इंडेक्स पे, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो मेरे बी कॉलम पे है कि जो भी वैल्यू है। अच्छा, इसके आगे मेरी इफ की कंडीशन लगेगी गाइस, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये इफ की ही कंडीशन है, क्योंकि अगर मैं इसको मैनुअली एक्सेल पे भी करना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पर इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैंने बोला इफ शीट आई कॉमा 2 की जो भी वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 है, तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए। उस केस के अंदर मैंने बोल दिया कि आई कॉमा जो 3 है, यानी कि सी कॉलम, यानी कि यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू हो जाएगी ये इसको बोलेगा एक्सीलेंट। फिर मैंने इसके अंदर बोला कि जो इसका बैकग्राउंड का कलर है, तो मैं इसको भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी वो रहे। मतलब इंटीरियर कलर जो होता है वो बोला जाता है सेल फॉन्ट कलर। तो आप लोगों को पता ही है कि फॉन्ट का ही कलर होता है सीधा सीधा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको फॉन्ट को चेंज कराना है या फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज कराना है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि तो ये तो कंडीशनल बेस्ड होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ, ये मैं इसमें जो सेल का पीछे का जो कलर है उसको चेंज करा रहा हूँ। तो मैंने बोला जो
इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स है इसका, वो क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हो जाना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये जो कलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो VBA के कलर इंडेक्स बहुत सारे होते हैं। अब ये जो कलर इंडेक्स होता है, ये इतने सारे होते हैं कि हम लोगों को याद भी नहीं रह पाते कि किस मतलब कि कौन किस कलर का क्या नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स पे होते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा आप लोग क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, और गूगल पे जाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर गूगल ओपन करके यहाँ पर सीधा सीधा लिखिए VBA कलर इंडेक्स। जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो यहाँ पर इमेज पे चले जाइए, यहाँ पर आपके पास ये VBA कलर इंडेक्स को क्या आ जाते हैं। तो इसके बेसिस पर ये वाला जो है, इसको मैं यूज करता हूँ ज्यादातर। तो इसमें आप देखिए 1 ब्लैक के लिए, 2 व्हाइट के लिए, तो सो ऑन, आप इसके बेसिस पर अभी अब जो मेरी कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पर देखिए, अगर मैं उस ग्रीन कलर की बात करूं, तो यहाँ पर ग्रीन ये वाला काफी ज्यादा चटक है, तो ये थोड़ा आंखों को छुएगा। मैं थोड़ा सा सोबर कलर लेना चाहता हूँ जो आंखों को ना छुए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं ये 51 ले रहा हूँ, ये काफी डार्क ग्रीन कलर है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो मैंने जो इसका कलर इंडेक्स है 51 ले लिया, क्योंकि गाइस देखो, जो हमारा फोन कलर है, फोन कलर व्हाइट है और ब्लैक है, और जो इसका बैकग्राउंड का कलर होगा बिल्कुल डार्क ग्रीन होगा, तो ब्लैक और डार्क ग्रीन वो इतनी सही से नजर आएगा नहीं। तो मैं काम करता हूँ, इसका फॉन्ट कलर चेंज भी, फॉन्ट का भी कलर चेंज कर देता हूँ, सो दैट कि आप लोगों को फॉन्ट को भी किस तरीके से चेंज किया जाता है इसकी अंडरस्टैंडिंग में मिल जाए। तो मैंने बोला फॉन्ट कलर इंडेक्स। तो अगर मैं फॉन्ट कलर इंडेक्स की अगर बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट कलर इंडेक्स मेरा 2 पे पड़ता है, तो मैं इसका फॉन्ट कलर इंडेक्स दे दूंगा 2। ठीक है गाइस, तो ये जो कंडीशन है, ये तो मेरी पहली कंडीशन हो गई 700 के ऊपर वाली, जो मैंने ये वाली जो कंडीशन है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगली कंडीशन की। तो देखिए, एक्सेल के केस के अंदर तो क्या होता है कि जो एक्सेल का सिंटैक्स होता है, अगर मेरे पास सिर्फ 2 कंडीशन होगा, मैं बोलूं इफ, तो इसके अंदर क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, क्योंकि ये सिर्फ 2 कंडीशन की बात कर रहा है। लेकिन जहां पर हमारे पास आ जाती है 3 कंडीशन, तो उस 3 कंडीशन में या तो हम लोग क्या करते हैं, इफ और या एंड का यूज करते हैं, या फिर हम नेस्टेड इफ्स का यूज करते हैं। तो रादर देन मैं वो करूं, यहाँ पर हम लोग किस तरीके से काम करते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो जाती है ना, तो हम वहां पर एल्स इफ का यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा एल्स इफ, और इसके बाद मैंने सेम यही कंडीशन को यहाँ से भी कॉपी कर लिया, और यहाँ पर ले जाके इसको मैंने बोल दिया कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 होता है, या क्योंकि ये एंड की कंडीशन है गाइस, अगर आप इसको मैनुअली भी करेंगे तो ये एंड के थ्रू ही होगा, और के थ्रू ही नहीं होगा ये। तो मैंने बोला कि और ये अगर लेस देन 700 होता है, ग्रेटर देन 500, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, या लेस देन 700, तो उस केस के अंदर ये क्या काम करेगा, उस केस के अंदर ये इसको बोल देगा एवरेज, और इसका जो कलर इंडेक्स है इसको एम्बर कर देगा। तो एम्बर आपको फिर दोबारा यहाँ पर मिल जाएगा 44 पे हाईलाइट हो रहा है, तो मैंने बोला 44, और लास्ट की जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स की कंडीशन है, तो यानी कि पुअर की, क्योंकि 2 कंडीशन हम ऑलरेडी मीट करा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि अगर ये दोनों कंडीशनों के अलावा कुछ भी होता है तो वो उसको 3 दे देगा, मतलब वहां पर लिखेगा पुअर, इंटीरियर कलर इंडेक्स तो 3 देगा, और जो वैल्यू वहां पर लिखी हुई आएगी, इस वैल्यू को ये यहाँ पर पुअर लिख देगा, क्योंकि ये इफ की कंडीशन मैंने स्टार्ट की थी, तो एंड इफ के साथ बंद होगी, और नेक्स्ट आई के साथ बंद होगी, क्योंकि लूप नेक्स्ट के थ्रू बंद होता है। तो गाइस देखिए, ये मेरी कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब इसको मैं ना एक बार चेक करना चाहता हूँ 1 बाय 1, और जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको VBA के मैक्रो को 1 बाय 1 चेक करना हो तो आपको F8 की को प्रेस करना होता है। तो चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, पहली जो कंडीशन अगर हम यहाँ पर अपनी एक्सेल की शीट पे देखें, तो ये कंडीशन मेरी 700 से ज्यादा है, तो आई गेस यहाँ पर जो वैल्यू उठ के आनी चाहिए ये एक्सीलेंट का ही केस है,
तो यहाँ पर इसको एक्सीलेंट दे देना चाहिए इसको। तो ये देखिए इसने इसको एक्सीलेंट चेक किया है ना इसने, और ये इसको ग्रीन करके इसका फॉन्ट कलर जो है इसको व्हाइट कर देगा। एंड इफ अब फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा, अब अगली वैल्यू को चेक करेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आई की वैल्यू अब 3 हो गई होगी, ये देखिए 3। और अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 को यानी कि इस बी के अंदर, क्योंकि ये तो स्टैटिक है, ये 3 हो गया और ये 2 है, यानी कि A3 की बात, B3 की बात हो रही है। तो अब ये चेक कर रहा है कि क्या ये B3 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 है, तो ये नहीं है। तो ये सीधा भागेगा अगली कंडीशन पे, जो कि एल्स इफ वाली कंडीशन। अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए अब ये यहाँ पर भी चेक कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसको ये वैल्यू नहीं मिलेगी, तो सीधा फॉल्स पे भागेगा। अब तो एल्स पे जाके देखिए फॉल्स पे आ गया। अब ये यहाँ पर पुअर करके इसको रेड कर देगा ये। और अगली कंडीशन फिर सेम, अब ये 621 को चेक कर रहा है, तो ये उन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है, 500 और 700 के बीच में, तो ये एम्बर हो जाएगा। ये देखिए एवरेज करके एम्बर कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप इसको रन करते हैं तो ये बहुत तेजी से काम करता है। इसको आप रन कर दीजिए यहाँ से। तो इसके अंदर मेरा ना 6000 तक का डेटा था, अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए लास्ट रो मेरी 6000 है। तो मतलब 6378, यानी कि पूरी 6400 के आसपास की ही वैल्यू है। तो इसने कितनी तेजी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इस चीज को काम किया। अगर मैं इसको हटा के देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ और इसके अंदर से जो कुछ भी है सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये सब कुछ हटा देता हूँ इसके अंदर से, और एक बारी में इसको रन करता हूँ इस तरीके से। तो देखिए कितनी तेजी से इसने एक ही बारी में करके, सिर्फ क्लिक करने भर की देर है, इसने तेजी से वाला काम करके दे दिया। क्योंकि गाइस देखिए मैंने अपनी ये जो कोडिंग है इसको मॉड्यूल पे किया हुआ है, और एक अगर मैं यूजर पर्सपेक्टिव से अगर देख के चलूँ तो यूजर जो भी इस रिपोर्ट का रन कर रहा होगा वो बार बार की अंदर डेवलपर टैब में जाने के बाद फिर इस विजुअल बेसिक के अंदर जाने का, यहाँ पर रन पे तो क्लिक करेगा नहीं। तो इस चीज को हम लोगों ने आगे बाहर किस तरीके से वो कराना है, तो मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा। मैंने इसका ये जो प्रोडक्टिविटी क्लासिफिकेशन करके जो सब रूटीन का जो मेरा नाम है इसको कॉपी कर लिया। मैं बाहर आया, बाहर आने का मैंने इस इंसर्ट के अंदर आके एक कमांड बटन ले लिया यहाँ से, इस एक्टिव एक्स कंट्रोल के अंदर से इसको प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर। इसका आप कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी, जैसे मैं इसके प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इसका कैप्शन चेंज करता हूँ, क्लासीफाई डेटा। और उस क्लासीफाइड डेटा के अंदर जाने के बाद ये डिजाइन मोड पे है तो डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ले जाके सीधा इसको कॉल करा दूंगा जो मेरा सब रूटीन, जो मेरा सब रूटीन का नाम है अंदर मॉड्यूल का जो भी नाम है, बस। तो गाइस अब ये जो बटन है ये मेरी एग्जीक्यूशन के लिए है। यहाँ पर मुझे बार बार की मॉड्यूल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ही क्लिक करके जैसा भी मेरा डेटा ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा भी होता है एवरी टाइम मुझे उसी हिसाब से अपना आउटपुट देता रहेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए अगर आप इसको डिजाइन मोड से हटा के जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए एक ही क्लिक पे इसने सारा काम करके दे दिया आपको। अब ये डेटा इतना आपका डायनेमिक है कि आते सिर्फ 6000 है। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज कहूँ तो ये एक काम करते हैं, इसको 6000 से निकाल के मैं 12000 तक के ले जाता हूँ, मैंने डबल कर दिया। और ये जितनी वैल्यूज हैं इनको चेंज कर लेते हैं, मतलब रैंक बिटवीन। अब के मैं इसको ले लेता हूँ 50 से लेके 1200 के बीच में, तो दैट की जो भी होता है वो उसके हिसाब से अपना होगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में अपने इसके अंदर बताया था कि अगर आप इसके अंदर जाके इस मॉड्यूल के अंदर ये डायनेमिक फंक्शन होता है गाइस। क्योंकि देखिए स्टैटिक का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बोल देता कि अगर तू चल 2 से लेके 1000 तक, तो एवरी टाइम 1000 तक ही दौड़ता। लेकिन रियल टाइम सिनेरियो की बात करी जाए तो हमारा डेटा हर दिन कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है कि अगर मैं आज काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास आज किसी रॉ डेटा के अंदर 1000 इंस्टेंसेस काम करने के लिए आए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे भी वो 1000 ही हो, ताकि वो कम हो या ज्यादा हो। तो हमारा जो लूप है वो इतना डायनेमिक होना चाहिए कि वो उतना ही काम करके दे। कम होता है तो वहां तक की, ज्यादा होता है तो वहां तक की। तो मैं आपको ये दोनों ही सिनेरियो करके दिखा रहा हूँ। अभी के लिए देखिए मैंने क्या किया था, इस डेटा को बढ़ा के इसको 12000 तक के ले गया, तो ये मेरे को 12000 तक की इसमें काम करके देना चाहिए। तो देखिए अगर मैं जैसे ही as soon as मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने एक क्लिक के अंदर कितनी तेजी से 12000 तक की अपनी क्लासिफिकेशन बना के दे दी मुझे।
और इसके बेसिस पर अगर आप फिल्टर आउट करके देख सकें तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कितने बंदे क्यूआर में पड़े हुए हैं। तो इनकी बड़े आसानी से खिंचाई की जा सकती है कि हाँ जी आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब रही बात अगली की कि चलिए मैं एक सिनेरियो लेता हूँ कि आज मेरे पास जो काउंट था वो 12,000 का था, लेकिन नेक्स्ट डे किसी रीजन की वजह से कुछ भी कारणवश मेरे पास ना डेटा बहुत ही कम आया। जैसे लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास ना डेटा ही सिर्फ 5, मैंने बोला कि जो डेटा ही है, डेटा ही मेरे पास 5,000 तक 500 तक का आया, ज्यादा नहीं लेते तो ये शीट हैवी हो जाती है। तो मैंने बोला कि चलो जी मेरे पास ना इतना ही डेटा आया एक चीज। तो आप देखते हैं कि ये इतना डायनेमिक है कि ये यहाँ तक भी अपना काम करके देखा। अगर आपने जैसे क्लिक किया, देखिए नीचे तक की जा ही नहीं रहा। अब ये इसने सिर्फ 550 तक की अपना काम करके दिया है, और पिछला अगर आप डेटा देखते हैं तो वो 12,000 समथिंग का। तो यानी कि आपका जो कोड है वो डायनेमिक होना चाहिए और साइड बाय साइड इस तरीके से काम करने वाला होना चाहिए। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा, और इस वीडियो की हेल्प से आप तो अपने ऑफिस के अंदर बड़ी तेजी से जो भी कुछ इस तरीके की एनालिसिस होती है उनको बड़ी तेजी से कर सकते हैं, अपने लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये जिस तरीके का सिनेरियो मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसी तरीके के सिनेरियो हर एक ऑफिस के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर आ सकता है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा वो दे सकता हूँ सिनेरियो कि सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी के अंदर जहाँ पर इस तरीके से जॉब करेगी, यहाँ पर कि कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपको जो गिवन जो आपको ब्रेक टाइम दिया गया वो ना 60 मिनट्स का है। अब 60 मिनट्स से ऊपर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जिनका पेट 1 घंटे के ब्रेक से नहीं भरता है, वो कहते हैं कि हमें 1 घंटे से ज्यादा का ब्रेक लेना होता है, मतलब कि वो लेते ही रहते हैं। अब और आपके पास इस तरीके की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जी ऐसे बंदों को हाईलाइट करो जो कि 60 मिनट्स से ऊपर का ब्रेक ले रहे हैं। तो भाई इस तरीके की कंडीशन आप बड़े आराम से लगा के क्लासीफाई करके दिखा सकते हो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ब्रेक एडहेरेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ अगली वीडियोस मुझे और बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज को लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरीके की नई नई एनालिसिस, नई नई टेक्निक्स और नई तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। और इसी के साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।